जी सभी को नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं यह विषय यद्यपि ज्वलंत तो बहुत पहले से है, बल्कि 1948 से इसको ज्वलंत कह सकते हैं और मैं तो इसको 1905 से ज्वलंत विषय कहूँगा अपने भारत देश के लिए। लेकिन पिछले 3-4 महीने से इस विषय की ज्वलंतता इतनी बढ़ गई है कि हम सब बहुत गहनता से, बहुत सक्रियता से और बहुत गहराई में जाकर इस विषय पर चिंतन मनन और चर्चा वार्ता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश का नेतृत्व, देश की व्यवस्था, इसके समाधान और इस दिशा में व्यवस्थित कार्य करने के लिए प्रेरित भी हो रही है। चीन के विस्तारवाद की व्यापक चर्चा होती है और उस विस्तारवाद का एक आधारभूत कारण और तथ्य भी है कि 1871 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और चीन का कुल क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान समय में अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर है और चीन का क्षेत्रफल 96 अर्थात 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया के बहुत सारे देश प्रत्यक्ष रूप से और बहुत से देश अप्रत्यक्ष रूप से चीन से पीड़ित हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़ित देश हैं उसमें भी दो उनकी श्रेणियां बनती हैं। एक श्रेणी है वे देश जो सीधे सीधे उससे संघर्ष करते हैं, उसकी सारी गतिविधियों का सीधा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनके ऊपर न तो केवल प्रभाव पड़ता है बल्कि उनकी विदेश नीति, आर्थिक नीति, गृह नीति, सारी नीतियां सीधे सीधे उनके ऊपर लागू होती हैं, उनको मानना पड़ता है क्योंकि वे प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित देश हैं जो वहां की नीतियों और कार्यक्रमों से तो सीधे सीधे प्रभावित नहीं होते, लेकिन चीन की गतिविधियों से जरूर प्रभावित होते हैं। एक तीसरी श्रेणी भी है उन देशों की जो न तो प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं और न तो उनकी नीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित होते हैं, लेकिन वैश्विक राजनीतिक और भू सामरिक, भू रणनीतिक, भू राजनीतिक जो समीकरण है उसके नाते उन पर उसका प्रभाव पड़ता है। दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि 1883 में कार्ल मार्क्स का देहांत हो गया। दुनिया में यह लोग भी सब लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के शिष्य लेनिन और स्टालिन उससे दीक्षा लेकर सोवियत संघ आए और उन्होंने रूसी क्रांति की नींव डाली और रूसी क्रांति की नींव ही नहीं डाली बल्कि उसी के मार्गदर्शन में और उसी के अनुसार कार्य का संचालन भी किया। 1913, 14, 15 से लेकर 1917 तक में जब रूसी क्रांति हुई तो हमेशा और बहुत सारे भाषणों में, जिसका उल्लेख राहुल सांकृत्यायन जी अनेक बार करते हैं, लेनिन और स्टालिन इस बात को उल्लेख करते हैं कि कार्ल मार्क्स का कहना है कि दुनिया में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मेरा विचार, मेरा आंदोलन, मेरा कार्य, मेरा व्यवहार अगर दुनिया में 19वीं सदी में और 20वीं सदी में व्यापक रूप से फैल पाया और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से यदि 21वीं सदी में पूरी दुनिया में फैल पाया तो निश्चित रूप से दुनिया में सारे विचार नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और केवल हमारा भी विचार स्थायी रहेगा, वही कार्य करेगा। भारत में आज जो टुकड़े टुकड़े गैंग कार्य करता है, भारत में आज जो देवी देवताओं को गाली देने की बात होती है, भारत में जो आज सनातन संस्कृति को गाली, सभ्यता को देने की बात होती है, भारत में जहां रावण को महिमा मंडित करने की बात होती है, भारत में जहां कंस को महिमा मंडित करने की बात होती है, इस तरह का जो दृष्टिकोण आया है और अपने उच्च शिक्षा संस्थानों में इस तरह का विस्मरण किया जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं वही कारण है। और इन्हीं कारणों के आधार पर 1883 में कार्ल मार्क्स का देहांत होता है। 1893 ईस्वी में
माओ से तुंग का जन्म होता है और 1905 ईस्वी में चीनी क्रांति की नींव पड़ती है। वह चीनी क्रांति 1911 में हिंसक परिणति को प्राप्त होता है। 1911 की जो चीनी क्रांति है उसका आंकड़ा है कि 2 करोड़ चीनी लोग उसमें मारे गए थे, किसी न किसी रूप में उस क्रांति में, चाहे पक्ष में थे या विपक्ष थे। 2 करोड़ लोग मारे गए थे चीन की 1911 की क्रांति। बचपन में और किशोरावस्था में, युवावस्था में उन सारे घटनाक्रम को माओ से तुंग देख रहे थे, प्रत्यक्षीकरण कर रहे थे और उसके प्रभाव स्वरूप आगे की गतिविधियों का संचालन भी कर रहे थे। और जिस समय ऑस्ट्रिया, जिस समय जर्मनी और जिस समय सर्बिया जैसे देश प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी बुरी तरह मुंह की खाने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत व्यग्र और बेचैन थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जाना चाहते थे, उनकी हताशा, निराशा और कुंठा के कारण गए, उसी में कहीं न कहीं अपनी भूमिका तलाशते हुए माओ से तुंग ने 1937 में एक और क्रांति की नींव अपने देश में डाली और उसमें भी 40 से 42 हजार लोग मरे। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1939 से 1945 के बीच भी लगभग 1 करोड़ लोग चीन में मारे गए या लापता हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी चीन की भूमिका बहुत गंदी थी। 1948 में चीन आजाद हो गया। 1966 में 1966 में चीन में एक और हिंसक आंदोलन माओ से तुंग ने किया और उस हिंसक आंदोलन में लगभग 60,000 लोग मारे गए। यह चौथा चरण था पिछली शताब्दी में जब व्यापक हिंसा हुई और व्यापक हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। फिर 1988-89 का वर्ष आया जब तियानमन चौक की घटना हुई और उस घटना में भी लोग बताते हैं 80,000 के लोग करीब मारे गए। अर्थात पिछली शताब्दी में चीन में 1911, 1937, 1945, 1966, 1989, 88 इन वर्षों में जो व्यापक हिंसा, रक्तपात हुआ है चीन में, वह यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक 20, 25, 30 वर्षों के अंतराल पर चीन में इस तरह की हिंसक गतिविधियां, कार्यक्रम और उपक्रम निरंतर होते रहते हैं। और इसके अंतर जाने के बाद हम विचार करते हैं तो यह कारण इसका क्या है। उसका कारण यह है और उस विषय पर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता, लोग उसकी चर्चा वार्ता नहीं करते, उस पर डिस्कशन नहीं करते। चीन में लगभग 50 से 52% आबादी जो है वह है बौद्ध मतावलंबियों की। लगभग 24% के आसपास आबादी वहां ताओ मत के लोगों की है। 15% के आसपास वहां कन्फ्यूशियस मत के लोग रहते हैं। इस प्रकार 90% के आसपास जो वहां लोग रहते हैं वो या तो बौद्ध हैं, या तो वो ताओ हैं, अथवा वो कन्फ्यूशियस हैं। शेष बचे 10% जो आबादी है, उस आबादी में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं और ईसाई हैं। इन सबका प्रतिशत 2-2.5%, 3% के आसपास है। 2 से कम किसी का नहीं है, 3 से अधिक किसी का नहीं। लेकिन जो वहां 2.5% के आसपास ईसाई हैं, उस पर दुनिया की निगाह, यूरोप की और विशेषकर लांगला अमेरिका की, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की निगाह बड़ी तेजी से उस पर लगी रहती है। और लगी रहने का कारण यह है, उसको भुनाता भी है चीन। प्रत्येक वर्ष जो उनका क्रिसमस का त्योहार होता है 25 दिसंबर, पूरी दुनिया से जितने लेवियस, जितने जॉर्जियस, जितना ओपननेस, इन सब के आवरण में, इन सब को दिखावा करते हुए चीन में जो कार्यक्रम आयोजित होता है नव वर्ष का, वह क्रिसमस के आसपास का कार्यक्रम 8 से 10 दिन चलता है। और समुद्री तटों पर दुनिया में जो भी कार्यक्रम क्रिसमस के होते हैं, जितने बावड़े, जितने गंदे, जितने बीभत्स, जितने शर्मनाक तरीके से संस्कृति और संस्कारों की हत्या करते हुए शराब के नशे में जो तांडव होता है, उस तांडव की पराकाष्ठा आप चीन के बड़े शहरों बीजिंग में, संघाई में, हांगकांग में, शेंजेन में, ग्वांगझाऊ में आप बड़े व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। और उसके कारण
8 से 10 करोड़ लोग यूरोप से और अमेरिका से और दुनिया के ईसाई मतावलंबी वाले देशों से चीन में लोग जाते हैं। हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के आसपास वो रहते हैं और फिर वहां से लौट कर आते हैं। चीन में जो कोविड-19 का प्रकरण आया, वह कोविड-19 का प्रकरण अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में लगभग चीन के सतह पर आ गया था। चीन पूरी तरह उससे वाकिफ हो गया था। लेकिन चीन को हजारों डॉलर में जो रुपया चाहिए था, उस सांस्कृतिक, एक तरह से कहें तो वहां की भाषा में, उस कार्यक्रम के लिए, जो नए वर्ष का, क्रिसमस का कार्यक्रम था, उससे उसको व्यापक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उसको पाने के लिए उसने इस विषय को छिपा के रखा, दुनिया को बताया नहीं। और चीन में इस तरह की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के कारण चीन का जो संकट है, वह संकट बहुत विकट होता क्रमशः चला गया। अभी बीच में कुछ सवाल हमारे बंधु कर रहे हैं, हम आखिर में सभी प्रश्नों पर क्रम से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चीन इन सारी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने, छिपाने, दुनिया को अनदेखा करने के चक्कर में क्रमशः और उलझता गया और उलझता गया और उलझता गया। और उस उलझन के कारण जो चीन का संकट है, वो संकट निरंतर बढ़ता गया। अक्टूबर नवंबर महीने में उसमें 5,000, 10,000, 15,000 सैया के सभी बड़े महानगरों में, जो उसके बड़े महानगर हैं, उनके आसपास बेड भी बना लिया था, अस्पताल भी बना लिए थे कि पेशेंट होंगे तो उनको वहां हम एडमिट करेंगे। और व्यापक मात्रा में यूरोप में और दुनिया के देशों में वहां से जब लोग लौटे तो कोविड-19 को लेकर लौटे और दुनिया में बीभत्स स्थिति उत्पन्न हुई। जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उत्तरदायित्व तो होता है 3, कि दुनिया में कहां भी कठिन, कठोर, असाध्य बीमारी है, वह बीमारी को रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, और उस बीमारी को रोकथाम का स्तर क्या है, कहां तक रोकथाम हो पाया है या कहां तक रोकथाम नहीं हुआ। इन तीनों का आकलन करना, सर्वेक्षण करना और इन तीनों का कोई भी प्रचार प्रसार करना, उसके लिए कार्य करना, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो घेब्रेयस महोदय उसके महानिदेशक हैं, चीन ने जैसे वान की मून को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए जो 2016 में प्रस्ताव गया था, 15-16 में, उस प्रस्ताव को रोकने के लिए जैसे उनके साथ व्यापारिक समझौता किया, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उस व्यापारिक समझौते के जैसा ही घेब्रेयस जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा परिस्थितियां, बहुत ज्यादा लेन देन और एक तरह से घूस का व्यापार उसने किया, और जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को मूल उद्देश्य से भटकाकर उन्होंने ऐसी गतिविधि की कि पूरी दुनिया भी उस कोविड-19 के आगोश में आ गई। जो डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 14 अप्रैल को ही घोषणा कर दी कि 50 अरब डॉलर, 50 करोड़ डॉलर जो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक अनुदान देता है, सहयोग देता है, वो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाता है। फिर उन्होंने 19 मई को ट्वीट करके पत्र लिखकर उनको घेब्रेयस को कहा कि अगर वास्तविकता से हमको अवगत आप नहीं कराए चीन की, और आपने क्यों ऐसा कार्य किया यह नहीं बताया, तो हम आने वाले 1 महीने में अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा देंगे और आगे हमको क्या कार्य करना है इस पर विचार करेंगे। चीन में आसन्न चुनाव है और उसके नाते थोड़ी परिस्थिति इस समय रुकी हुई है। आने वाला समय निश्चित रूप से कठिन होगा और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अच्छी है चुनाव में, ऐसा देखने में आ भी रहा है। इन सारी चीजों के आलोक में यदि हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो जो ये सवाल पूछा जाता है कि चीन में मूल चीनी लोग कितने हैं, तो जो कन्फ्यूशियस और ताओ हैं उनको मूल चीनी ही आप मान सकते हैं। जो ताइवान, हांगकांग, मकाओ में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम वास्तविक चीनी हैं।
और हमको वहां से हटा दिया गया है। लेकिन दुनिया के इतिहास में चाहे सांग राजवंश हो, हांग राजवंश हो, सुई राजवंश हो, थांग राजवंश हो, सोंग राजवंश हो, मंगोल राजवंश हो, युवान राजवंश हो, मिग राजवंश हो, क्विंग राजवंश हो, यह जो 1838 तक वहां यह राजवंशों की परंपरा चली है, उन राजवंशों की परंपरा के आधार पर आप दो चीजें मान सकते हैं। एक तो जो ताओ और कन्फ्यूशियस हैं वो वहां के मूल लोग हैं, दूसरा जो मंगोलियाई लोग हैं, जो हांगकांग के लोग हैं, जो ताइवान के लोग हैं, जो मकाओ के लोग हैं, वो वहां के मूल लोग हैं। इस परिस्थिति में, इस आलोक में चीन अनेक प्रकार के द्वंद्व में फंसा हुआ है। और पहला द्वंद्व यह है कि 1976 में माओ से तुंग का निधन हुआ। आप देखिए कितना बड़े द्वंद्व है चीन के सामने। 1976 में चीन में माओ से तुंग का निधन हुआ। 1978 में चीन ने विश्व व्यापार व्यवस्था लागू की, विकास का पूंजीवादी मॉडल लागू किया, ओपन विपणन व्यवस्था लागू की अपने यहां, और तीव्र विकास करने के लिए, और वह विकास वस्तुओं और सेवाओं आधारित केवल मुद्रा का यानी मॉनेटरी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया। उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में कहीं से भी कल्चर शामिल नहीं था, सोसाइटी नहीं शामिल थी, पीपुल वहां के लोग शामिल नहीं थे, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, उनके ओपिनियन कहीं से नहीं ली गई, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना लागू नहीं की गई। उनको बस एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल में सभी लोग होड़ में शामिल हुए, और उस होड़ में शामिल होकर उस चीन में आपाधापी का एक बड़ा माहौल, एक बड़ा वातावरण सृजित हुआ। और इसलिए चीन ने सृजित किया कि वह उसकी जो नीति है उस नीति को अपने अनुसार संचालित कर सके, वहां के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट न हो, लोग वहां भ्रमित रहें, लोग वास्तविकता से दूर रहें, चीन की मूल नेतृत्व का जो कल्चर है उससे वो दिग्भ्रमित रहें, उससे दूरी बनाए रखें। कहने का अर्थ है कि 1868 तक चीन राजवंशों के अधीन था, उसके बाद वह क्रांति के माहौल में आया, आंदोलन के माहौल में आया, फिर चीन आजाद हुआ, और फिर आजाद हुआ तो वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार ने वहां पूंजीवादी विकास का मॉडल अडॉप्ट किया। कितना कंट्राडिक्शन है। 1968 तक वह किसमें था? राजवंशों के अधीन था, छोटी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों में आपस में संघर्ष था, वर्ग संघर्ष था, और उन संघर्षों में कोई कभी किसी पर कब्जा करता था, कोई कभी किसी पर कब्जा करता था, और इस कब्जेदारी में चीन कभी टूटता था, बिखरता था, खंडित होता था, बनता था, बिगड़ता था। यह क्रम लगातार चलता रहा, और इस क्रम में लगातार चलने के कारण जो वहां जो क्विंग राजवंश है, वो किंग राजवंश बहुत मुखर होके आया, और वैश्विक सत्ता के सहयोग से उसने 1868 में ये ऐलान किया कि अब ये पूरा हमारे अधीन रहेगा, हमारे अनुसार सारा संचालन और व्यवस्था होगी। उस राजवंश के प्रतिक्रिया स्वरूप ही चीन में 1911 की चीनी क्रांति आई। यानी एक जो संघर्ष है चीन का, जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व राजतंत्र और लोकतंत्र का द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व वहां सत्ता तंत्र और विकास तंत्र का है। तीसरा द्वंद्व वहां जो है वह है साम्यवाद और पूंजीवाद का द्वंद्व है। सरकार नेतृत्व व्यवस्था साम्यवादी है, वहां जो विकास की पूरी संरचना और आधारशिला है वह पूरी तरह पूंजीवादी है। और इसी आलोक में जब चीन की चर्चा दुनिया से लोग करते हैं, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1885 में आजाद हुआ, तो उसके पहले भी वो पूंजीवादी मॉडल में था। वो आंग्ल अमेरिका था, ब्रिटानी हुकूमत थी, उसके पहले भी वो पूंजीवादी मॉडल में था। आजाद हुआ तभी पूंजीवादी मॉडल में था, और आजादी के बाद आज तक भी वो पूंजीवादी मॉडल में। वहां रेशियल कॉन्फ्लिक्ट जो था
वह भी लोकल रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर से आए हुए रेशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां। चाहे वो काले लोग हों, चाहे वो गोरे लोग हों, वो स्थानीय कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट से चीन हमेशा आसानी से निकल लेता है। चीन की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है वह प्रत्यक्ष रूप से तो लगभग 133-35 वर्ष पुराना है, लेकिन चीन का जो पूंजीवाद का मॉडल है वो 40-42 वर्ष मात्र पुराना है। एक प्रकार से आप देखिए तो जो 1948 से लेकर 1976-78 के बीच चीन एक नेतृत्व, एक सत्ता में झूम रहा था, जो एक सत्ता में पूरा मचल रहा था, उसका नेतृत्व कर रहे हैं माओ सेतुंग। 1978-76 से लेकर 1992 तक डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में सब कुछ झूल रहा था, क्योंकि वहां साम्यवाद के बिना कुछ चल ही नहीं सकता। उसके बाद आते हैं झाओ जियांग, उनके आसपास सब कुछ झूल रहा था। उसके बाद 1948 से लेकर अब तक 4 व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही चीन का समूचा परिदृश्य, समूची सत्ता व्यवस्था, समूचा राजनीति झूल रहा है। और चीन में कभी भी 12 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त बाकी कोई राजनीतिक दल किसी भूमिका और निर्णय में नहीं होते वहां के संविधान के अनुसार, या वहां की तानाशाही के कारण वे केवल सरकार को सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, उसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते। एक जो चौथा टसिल है चीन का, वह एक बड़ा अंतर्द्वंद चीन का यह भी है कि चीन की 90% जो आबादी है वह आबादी चीन की शासन व्यवस्था की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चलने वाली नहीं है। जो 10% यहूदी, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू हैं, वो बिजनेस व्यापार के कारण, अपने काम धंधे के कारण वहां हैं, उनका भी चीन से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। चीन के राजशाही का जो सिस्टम है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। चीन का अपना मूल जो कहने वाले 2 वर्ग है, एक ताओ और कन्फ्यूशियस और दूसरा ताइवानी, मंगोलियाई, मकाओ वाले या हांगकांग के लोग, ये भी चीन के प्रति आस्था और विश्वास, वहां नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास उनके मन में नहीं रह गया है। इसका कारण क्या है? आप चीन में सामान्य सर्वेक्षण करेंगे, बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करने का मुझे अवसर मिला। पिछले फरवरी में मुझे 10 दिन के लिए चीन बीजिंग जाना था यूएनओ के अर्थ समिट में, लेकिन एक बहुत मूलभूत बात है कि व्यक्ति का अपना एक पारिवारिक और नैतिक दायित्व होता है किसी भी समाज में एक व्यक्ति का। दूसरा, उसका मनोवैज्ञानिक और मस्तिष्कगत एक उसका व्यक्तित्व होता है। एक उसका दिखावटी सामाजिक व्यक्तित्व होता है, एक उसका मस्तिष्कगत बौद्धिक व्यक्तित्व होता है, और तीसरा उसका एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व होता है। एक उसका क्या कहते हैं, जो उसके भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ शारीरिक अवयवों और संरचना, इंद्रिय सुख से संबंधित होता है। यह उसका तीसरा व्यक्तित्व है। चीन में आप वहां के लोगों का गहराई में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन में अपनी पारिवारिक एवं नैतिक समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने पारिवारिक एवं नैतिक समस्याओं के निराकरण के लिए वहां का प्रत्येक व्यक्ति कन्फ्यूशियस मत में प्रचलित मान्यताओं और मूल्यों और स्थापित परंपराओं की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है और उससे प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर अपना समाधान उसी में तलाशने की कोशिश करता है। वो दवाओं का सेवन करता है, बाहरी चीजों का भी सेवन करता है, लेकिन अपने सभी पारिवारिक एवं नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए कन्फ्यूशियस मत के दिए गए निर्देशों, दिशा निर्देशों और मार्गदर्शक संकेतों का पालन करता है। अपने सभी स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक चिंताओं के लिए वह ताओ मत में दिए गए निर्देशों और उपदेशों का पालन करता है। अपने संस्कारों के लिए
अपने पारिवारिक व्यक्तिगत संस्कारों के लिए वो बौद्ध धर्म के दिए गए उपदेशों और मार्गदर्शक संकेतों का पालन करता है। कहने के लिए चीन बुद्ध का देश है, लेकिन जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वह ताओ, बौद्ध, कन्फ्यूशियस को पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है उनके विरुद्ध कुछ बोल भी नहीं सकती। उनके अंदर देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति का भाव दूसरे देशों पर आरोप प्रत्यारोप करके, युद्ध का माहौल बनाकर, हिंसा का माहौल बनाकर, वैश्विक राजनीति में कुंठा निराशा का वातावरण बनाकर देश से जोड़कर रखने का असंभव प्रयास करती है वहां की सरकार। और ये तीनों मत के लोग आपस में देखिए कि बौद्ध दर्शन कैसे कन्फ्यूशियस और ताओ मत से निकट जाता है, कैसे उसके नजदीक आता है। वो एक बहुत बड़ा विषय है कि जैसे बुद्ध भगवान ने कहा 5 उनके मुख्य सूत्र थे। एक तो हत्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्याभिचार नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। चीन की सत्ता और चीन का विकास का मॉडल, ये दोनों इन 5 चीजों से परे हैं, इन 5 को प्रोत्साहित करते हैं वो। और वहां जो सबसे बड़ा फंक्शन क्रिसमस के अवसर पर होता है, ये सारी चीजें, सारी गतिविधियां वहां संचालित होती है। और जो विस्तारवाद की चीन की नीति है, विस्तारवाद की चीन की नीति ही हिंसा पर पूरी तरह आधारित है, चोरी पर आधारित है, व्यभिचार वहां परोसा जाता है, उपलब्ध है, ओपन, खुला हुआ उपलब्ध, जिसको चाहिए उसके लिए उपलब्ध है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, वहां उसके लिए कोई संकट और कोई बंदिश नहीं है। और बड़ा आयोजन जो वहां होते हैं, उन सारे आयोजनों में उसकी सुविधा उपलब्ध रहती है। असत्य बोलना, धोखा करना, झूठ बोलना, मद्यपान, तो आप बताते हैं कि वहां जो सबसे शुद्ध मद्य का सेवन है और वहां जिसमें सबसे ज्यादा मदिरा नशा होता है, वह नशे में जो सूप लेते हैं, उस सूप में बिना नशे का सूप नहीं लेते भोजन के पहले। और सबसे अच्छा सूप वहां जो माना जाता है, चावल बहुत अच्छा होता है वहां, विभिन्न प्रकार के चावल को पकाकर, बॉयल करके उसको बर्तन में रख दिया जाता है ठंडा पानी डालकर, और फिर उसको जमीन में या किसी और ठंडे स्थान में अंदर कर दिया जाता है। और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जब उसमें बड़े बड़े कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, सड़ जाता है वो, तो उसके बाहर निकालकर उसमें उसको घोलते हैं, फेंटते हैं उसको, और फेंटने के बाद उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड होता है उसमें तरह तरह के रसायन मिलाते हैं, तरह तरह के पदार्थ मिलाते हैं, और मिलाने के बाद शुद्ध, जोरदार, उनके अनुरूप सूप, पेय पदार्थ प्राप्त होता है। उनको उसका सेवन करते हैं, उसमें बहुत नशा होता है। नेपाल में भी इस तरह का कार्य लोग करते हैं, जब शराब और मदिरा का सेवन करते हैं, जो खरीद नहीं सकते बाटल में, उस तरह का शराब बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। चीन आंतरिक अपनी दुर्विसंधियों में इतना बुरी तरह फंसा हुआ है, इतना बुरी तरह घिरा हुआ है, उससे वो निकल भी नहीं सकता, उसको वो उगल भी नहीं सकता, उसके बिना रह भी नहीं सकता, उसके बिना भी नहीं रह सकता, और उससे बिना निकले चीन का भला नहीं होने वाला है। आज 18 प्रांतों में है, 22 प्रांतों में अब बट गया है वो चीन। चीन में आप सभी जानते हैं कि वहां 6 उसके बड़े शहर हैं, और वो 6 बड़े शहर भी एक तरह से राज्य की संरचना में ही कार्य करते हैं। वह चीन की जो विस्तारवादी नीति है, भारत उसका ऐसा पड़ोसी देश है जिसके माध्यम से चीनी लोगों को, जो बौद्ध हैं, जो ताओ हैं, जो कन्फ्यूशियस हैं, उनको अपने साथ जोड़ कर रखना चाहता है। अगर वे छूटे, वे जान पाए, तो वो कभी भी चीन के साम्यवादी सरकार के साथ नहीं रहने वाले हैं। एक चीज तय है कि दुनिया के बाकी देशों में छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, हिंसा होती है,
सरकार के विरुद्ध लोग बुगल फूंकते हैं, कुछ दिन आंदोलन चलता है, धरना प्रदर्शन होता है, फिर समाप्त हो जाता है। चीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा का आंदोलन करने के लिए आपको कोई अनुमति नहीं है। सरकार के विरुद्ध आप कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, कोई आंदोलन हिंसा प्रदर्शन कर नहीं सकते। इसलिए जब भी वहां कोई आंदोलन या हिंसक वारदात होती है तो बहुत व्यापक फलक पर होती है, और जब वहां के लोगों के सहन के अतिरेक हो जाता है, सहन शक्ति के ऊपर चल जाता है, तब वो परिस्थिति आती है। और वह परिस्थिति जब आती है तो उस परिस्थिति का परिणाम बहुत भयावह होता है। और पिछली सदी में आपने देखा, इतिहास 1911 में, 1937 में, 1945, 1966, 1989 में चीन में लगभग 4 करोड़ लोग मर गए। इन 1, 2, 3, 4, 5 घटनाओं में चीन में लगभग 4 करोड़ लोग चले गए, 4.5 करोड़। और चीन में आगे आने वाला जो परिदृश्य होगा वह भी इसी प्रकार का होगा और बड़ा भीभत्स और भयावह होगा। इसलिए क्योंकि अगर भारत और दुनिया के लोग डिप्लोमेटिकली वहां के लोगों को इस वास्तविकता से अवगत करा पाए, अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय करके वहां के लोगों को अवगत करा पाए, तो भारत की सरकार और भारत की जनता का, भारत के लोगों का भी यह परम दायित्व होगा, परम कर्तव्य होगा कि इस तरह के वातावरण का वो सृजन करें। कम से कम बौद्धिस्ट और बुद्ध मतावलंबी जो लोग भारत के संपर्क में है, भारत के लोगों के संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इस वास्तविकता से उनको सौम्य तरीके से प्रेम पूर्वक परिचय कराना चाहिए, उनको इस बात को बताना चाहिए। सरकारी स्तर पर डिप्लोमेटिकली इस विषय को वहां ले जाना चाहिए, उस विषय को वहां प्रचारित करना चाहिए। चीन कितना आप देखिए कितना आक्रामक है और कितना वो निर्दयी है। वहां ओपननेस किस सीमा तक क्लोज है कि मेरे वीजे पर जो इनविटेशन लेटर आया था, उस वीजा पर जो दस्तखत था, सिग्नेचर था, वह सिग्नेचर इंग्लिश में था, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का। 4 बार वह लेटर बदला गया ऊपर के लैंग्वेज को लेकर। आखिरी बार जो लेटर बदला गया वो केवल इस नाते बदलवाया, उस चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम आपको वीजा नहीं दे पाएंगे, इसलिए बदलवाया कि उस पर जो सिग्नेचर है वो चाइनीज में ना होकर इंग्लिश में है। आप वहां भेजकर उसका सिग्नेचर चाइनीज में करवा के दूसरा लेटर मंगवाइए। मैंने वहां रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उसके साथ यह भी लिखा कि अब मैं जिस प्रेजेंटेशन को देने आऊंगा, जो लेटर मैं देने आऊंगा, उसमें मैं अपना वक्तव्य अंग्रेजी के बजाय संस्कृत में दूंगा। अगर आपको स्वीकार हो तो ही मैं आऊंगा। और जब उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया, मेरे 3 मेल के बाद उन्होंने स्वीकार किया, तब मैंने जाना स्वीकार किया। अंततः कोविड-19 के कारण वो प्रोग्राम स्थगित हो गया और मैं जाने से रह गया। चीन की इन सारी परिस्थितियों के कारण जो वातावरण दुनिया में बन रहा है और भारत का जो कर्तव्य है, भारत के प्रति उसका जो आक्रामक रुख है, वो सभी लोग जानते हैं। उसका 4 टारगेट है। एक टारगेट उसका अरुणाचल की तरफ, दूसरा भूटान की तरफ, तीसरा नेपाल की तरफ, और चौथा जो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और पाक डोनेटेड कश्मीर का और अक्साई हिंद के बीच का जो गलवान घाटी का इलाका है, वह उसका टारगेट है। जो लद्दाख का बॉर्डर लगता है तिब्बत से, उस इलाके को लेकर वो ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि उसको मध्य एशिया में और उसको अफगानिस्तान में अप्रोच चाहिए उस मार्ग से। उसको वो पालेगा तो फिर पीओके उसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, पाकिस्तान उसको दे देगा। पाकिस्तान अपने अंदरूनी झगड़ों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान, उसको लेकर अंदर बहुत कठिन परिस्थिति में है। कुल मिलाकर भारत की जो रणनीति, भारत के आजाद होते समय जो अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था और गुट निरपेक्षता की नीति, वो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक रही है।
क्योंकि पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष के साथ युद्ध किए हैं, उनका पक्ष अलग अलग नहीं था। इसलिए शीत युद्ध का विषय या गुटनिरपेक्षता की नीति या मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति का पालन करने का कोई कारण, कोई जरूरत, कोई आवश्यकता भारत को नहीं थी। आरंभिक भारत का नेतृत्व ने बहुत अदूरदर्शी, बहुत अज्ञानतापूर्ण निर्णय लिया। इनको पालन करके भारत जैसे ही इससे मुक्त होगा, दुनिया के भू राजनीतिक, भू सामरिक दृष्टि से भारत का परिदृश्य बदलेगा, दुनिया की में भारत की स्वीकार्यता बढ़ेगी। और जब भारत अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, तो तिब्बत को लेकर, मकाओ को लेकर, हांगकांग को लेकर, ताइवान के लेकर, मंगोलिया को लेकर भी भारत दुनिया के सामने अपनी बात का पाने में समर्थ होगा। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति भी सबसे सभी से परिचित है, लगभग बहुत विस्तार से इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, चर्चा की जा सकती हैं, लेकिन समय का अभाव है। प्रश्न के माध्यम से अगर कोई नई बात कहने का अवसर आएगा तो और मुझे सुख प्राप्त होगा। इतना निवेदन करते हुए अपना वक्तव्य मैं पूर्ण करता हूं। जी, हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज नहीं आ रही जी। जी जी नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। बाकी लोग अगर अपना माइक म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी उसका समय नहीं आया है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव नहीं होता तो शायद उसका समय आ गया होता। अभी उसका समय यह है कि जैसे ही भारत की परिस्थिति चीन से निकल जाएगी, भारत के ऊपर से जो उसका आमने सामने टकराव है, वो टकराव खिसक जाएगा और वो टकराव स्वाभाविक रूप से ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, फ्रांस के पास जा रहा है अपने आप। भारत को केवल सहयोगी भूमिका उसमें निभानी है और उस सहयोगी भूमिका के बाद निश्चित रूप से भारत यह बात करने में सफल होगा कि उनको तिब्बत को भी, मकाओ को भी, हांगकांग को भी और मंगोलिया को भी पूरी तरह आजादी देनी होगी और उनके हिस्से को उनको लौटाना पड़ेगा। और इस प्रकार चीन का कुल क्षेत्रफल सिमट कर 50 लाख वर्ग किलोमीटर के नीचे आ जाएगा। लेकिन वो परिस्थिति हर कीमत पर आनी है और चीन के टुकड़े होने हैं, ये सारी बातें तय हैं। लेकिन थोड़ा समय हमको लगेगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव है। अंततः नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ही करेगा, अंततः उसका साथ सोवियत संघ भी देगा, अंततः उसका साथ इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड भी देगा, अंततः उसका साथ भारत भी देगा, ऑस्ट्रेलिया भी देगा, न्यूजीलैंड भी देगा, बहुत सारे अफ्रीकी देश, ब्राजील, पराना, पराग्वे जैसे छोटे देश भी उसका साथ देने वाले हैं। लेकिन इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ही करेगा, यह तय है। हाँ जी 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 जी
जी, एक विषय तो बहुत ध्यान से हमको जानना चाहिए कि दुनिया में 1976 से लेकर अब तक विकास के केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर है। 1976 से लेकर जब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई है। और एक दूसरा तथ्य है, इसको नेचर पत्रिका में कई आर्टिकल जो सुरेंद्र पाल कालरा जी और बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, उनके अनुसार दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भारत के लोग, चाहे डायरेक्ट इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन, पूरी दुनिया में सबसे अधिक संख्या में सक्रिय हैं। लेकिन हार्डवेयर इंजीनियरिंग में चीनी मूल के लोग पूरी दुनिया में बहुत अधिक सक्रिय हैं। और वो हार्डवेयर वर्किंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर की चोरी भी बहुत संजीदगी से करते हैं। एक बात तो जरूर है कि चीन ने अपने देश के नेतृत्व के प्रति वहां के लोगों में आस्था, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का भाव बहुत तरीके से और बहुत कूटनीतिक तरीके से अपने वास्तविक लक्ष्य को छिपाकर उसको लागू करने में बहुत सफल रहा है। भारत के लोग जो भारत में रह रहे हैं या भारत से बाहर रहते हैं, वे भारत के पक्ष में इस तरह के खुलकर बोलने का जल्दी साहस नहीं करते, बल्कि अपने ही नेतृत्व की निंदा करते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, और इसी के कारण जो विदेशी मुद्रा चीन को प्राप्त होती है, वह विदेशी मुद्रा बहुत व्यापक पैमाने पर प्राप्त होती है और विदेशों से लोग निवेश करने वहां बड़ी मात्रा में आते भी हैं। लेकिन एक बहुत मजेदार बात है चीन के नकारात्मकता की दृष्टि से, कि चीन का यह जो षड्यंत्र है, एक प्रकार से यह वास्तविक जनता का वहां के नेतृत्व के प्रति प्रेम नहीं है, अपने देश के प्रति प्रेम है। और वहां का जो डायस्पोरा है वह अपने देश से प्रेम करता है, नेतृत्व से प्रेम नहीं करता। नेतृत्व भारत का विरोधी है, वह देश भारत का विरोधी नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा विषय है इसको जानने समझने की। जिस दिन वहां का साम्यवादी नेतृत्व धराशायी होगा, चीन का विकास का चाहे जो भी स्तर हो, वह स्तर भारत के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, कभी भी भारत के लिए हानिकारक नहीं होगा। भारत के लिए नुकसानदायक या हानिकारक वहां की जो साम्यवादी सरकार है और साम्यवादी सरकार की जो नीतियां हैं, और जिन नीतियों के कारण वहां की जनता को अपने से जोड़कर रखना चाहती है, वह सबसे खराब बात है। भारत, चीनी मूल के लोग भारत के विरोधी नहीं है। चीनी मूल के लोग भारत के इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं। चीन ने ऐसा वातावरण सृजित कर दिया है कि हमको यूएसए से खतरा है, हमको फ्रांस से खतरा है, हमको इजराइल से खतरा। अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग युद्ध तय था कि हो जाता। इजराइल और फ्रांस ने बहुत हार्डकोर डिसीजन नहीं लिया होता और मैसेज ईरान और पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया होता, बीजिंग को नहीं पहुंचाया होता, युद्ध हो जाता। और भारत के प्रधानमंत्री ने अद्भुत निर्णय किया जो लद्दाख जाकर सेना से मिलकर आए। उस निर्णय ने चीन को हिलाकर रख दिया। इसलिए चीन का नेतृत्व हमेशा अपने देश के नागरिकों को ओपन नहीं होने देना चाहता अपनी सिक्रेसी। जैसे भारत की कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब हुई, उसका घोषित एजेंडा कुछ था, छुपा हुआ एजेंडा कुछ था, ऐसे ही चीन की साम्यवादी पार्टी का भी घोषित एजेंडा कुछ है और छुपा हुआ एजेंडा कुछ है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण था कि वो दिखावे में, व्यवस्था की दृष्टि से, नीति संरचना की दृष्टि से तो साम्यवादी थे, समाजवादी थे, लेकिन अपने व्यवहार और जीवन की दृष्टि से वो पूंजीवादी थे। इसी प्रकार चीन का नेतृत्व भी है। इसलिए उस डायस्पोरा को लेकर हमारे मन में कोई आतंक, चीन के आर्थिक विकास को लेकर हमारे अंदर कोई आतंक फैले, यह कोई विषय नहीं है। लेकिन जब चीन टूटेगा, सोवियत संघ भी बहुत शक्तिशाली था। 1987, 88, 89 में जब मिखाइल गोर्बाचोव का अपहरण हुआ, बोरिस येल्त्सिन ने ही साजिश करके अपहरण कराया। बोरिस येल्त्सिन ने ही योजना बनाकर उनके अपहरण को निरस्त करवाया।
उनको वापस बुलवाया और वापस बुलवाकर फिर उसके 14 टुकड़े करवा दिए। टुकड़े करवाकर वहां की सत्ता अपने हासिल कर ली, और हासिल नहीं की बल्कि बोरिस येल्त्सिन ने अपना एक ऐसा उत्तराधिकारी भी दे दिया कि जो सोवियत संघ जो पहले था वो आज रूस के रूप में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो वह शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन उसको वो किसी के लिए खतरा नहीं बन रहा है। चीन का भी यह संकट जो है, वह संकट पूरा और भारत के लिए या दुनिया के लिए जो समस्या चीन उत्पन्न कर रहा है, वह केवल वह गैप, वह द्वंद्व, वह अंतर्द्वंद है जो वहां की जनता और सरकार के बीच, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच, जो वहां की संस्कृति के बीच और सभ्यता के बीच है, जो पंचशील के सिद्धांत है, चाहे गौतम बुद्ध के, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी और चाउ एन लाई के बीच, ये सारी चीजें चीन के अंतर्द्वंद से निकलने की जो छटपटाहट और बेचैनी है। आप देखिए कि चीन जो जापान की अर्थव्यवस्था, कितना छोटा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था भी चीन को टक्कर देती है। चीन तो बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा बात, दुनिया में उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। आप खाड़ी देशों में जाइए, अफ्रीकी देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाइए, भारतीय मूल के लोग चीनी मूल से अधिक मात्रा में हैं। लेकिन देश प्रेम का भाव बनावटी तरीके से भारत का नेतृत्व भारत के पक्ष में नहीं रख पाता, और वो रखने में सफल है, जिसके नाते उसकी तात्कालिक रूप से हमको बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है, और उस अच्छा का श्रेय भी हम उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देते हैं, बनिस्बत इसके कि हमको वहां चीन की वास्तविक जनता को, चीन देश को हमको देना चाहिए। क्योंकि कन्फ्यूशियस, ताओ और बौद्ध बहुत अच्छे मत पंथ हैं, बहुत भारत के मूल भावना के अनुरूप कार्य करने वाले मत पंथ हैं, भारत की संस्कृति के अनुसार कार्य करने वाले वो मत पंथ हैं। और भारत भी जो अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, सत्य न बोलना, मद्यपान न करना, इसको बहुत संजीदगी से अपनाता है, अपनी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा मानता है। चीन में ताओ, बौद्ध और कन्फ्यूशियस भी इस मत को, इस विचार को मानते हैं। इसलिए हमको चीन का नेतृत्व, साम्यवादी सिस्टम और उसके कारण उसके आगोश में आया चीन हमारे लिए संकट है। वास्तविक चीन की संस्कृति, वास्तविक चीन का समाज, वास्तविक चीन का विकास हमारे लिए कोई संकट का विषय नहीं है। जी हाँ जी, जी 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 चीन के साथ हमको अपना व्यवहार हमेशा कठोर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होगा, भारत की जनता का व्यवहार, 59 जो वहाँ के चाइनीज एप्लीकेशन बंद किए, बंदिश लगाई, भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया। लोग कहते हैं कि 3 से 4% भारत का चीन के साथ व्यापार है, और उसमें हम चाइनीज सामानों पर प्रतिबंध लगा देने से क्या फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि उसका जो गुणात्मक प्रभाव होता है, वह गुणात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरी दुनिया में भारत का लोग लोहा मानते हैं, और उसके कारण भारत को अगर सॉफ्टवेयर का उपहार चीन से मिलने लगेगा, तो भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको चूना लगेगा, और वो बहुत व्यापक नुकसान करेगा भारत का। और जो हम सॉफ्टवेयर चीन का यूज करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से चीन बहुत बड़ा व्यापक व्यापार करता है। उन एप्लीकेशंस के माध्यम से चाइनीज सामानों की हम खरीदारी करते हैं आसानी से, हमको सहज और सुगम सरल प्रतीत होता है। हमको बहुत कठोरता, निर्दयता पूर्वक चीन के सामानों पर
और चीन के नीतियों और कार्यक्रमों पर हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चीन की वास्तविक जनता, चाहे वो ताओ हो, कन्फ्यूशियस हो, ताइवान मूल के हों, मंगोलियाई मूल के हों, हांगकांग मूल के हों, इन सभी मूल के लोग, यहां तक कि तिब्बत मूल के बारे में तो आप सबको परिचय भी है, ये सब भारत के वास्तविक हितैषी, वहां की जनता से हमको ईर्ष्या द्वेष जलन कुछ भी नहीं है। वहां सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद वहां की सेना है, उसके बाद वहां की सरकार है, और ये तीनों का नेतृत्व एक व्यक्ति के पास है। यह सबसे बड़ा संकट है, और इसके साथ हमको बहुत कठोर व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि अंततः किसी भी कार्य का श्रेय तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को, वहां की सेना को, वहां की सरकार को ही जाता है। और इन तीनों को एक साथ जोड़कर जब तक वहां का नेतृत्व रख पा रहा है, तब तक चीन का भविष्य ठीक है। जैसे ही वह उसकी गिरफ्त से निकलेगा, इन तीनों को जोड़कर नहीं रख पाएगा, वैसे ही चीन का भविष्य असुरक्षित होगा और दुनिया को चीन झेल नहीं पाएगा। इसलिए भारत के नागरिकों का चीन के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत कठोर होना चाहिए। कहीं से भी हमको उसके प्रति दया का, करुणा का भाव प्रकट करके, उदारता का भाव प्रकट करके, चाहे व्यापारिक दृष्टि से, चाहे राजनयिक दृष्टि से, चाहे कूटनीतिक दृष्टि से, चाहे भू सामरिक दृष्टि से, चाहे भू राजनीतिक दृष्टि से, हमको उसके प्रति किसी भी प्रकार की जनता के स्तर पर और नेतृत्व के स्तर पर कोई उदारता नहीं बरतनी चाहिए। जी 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 नमस्कार। हाँ जी,
जी। जी धन्यवाद, नमस्कार सभी को, नमस्कार।